नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है लाइव इंडिया हर पल में। मैं आपके साथ श्वेता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र से। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, आज गुरु पूर्णिमा पर हम बाला साहेब ठाकरे को वंदन करने आए हैं। वे पिछले कई सालों की परंपरा है, आज हम उन्हीं के विचार आगे बढ़ा रहे हैं। हमने हर वर्ष के लिए योजनाएं शुरू की है। साथ ही बता दें कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने हर वर्ग के लिए जो है वो योजनाएं शुरू की है। साथ ही बाला साहेब ठाकरे यही चाहते थे कि सरकार बाला साहेब ठाकरे के विचारों पर काम करे। और हर साल गुरु पूर्णिमा का दिन लाखों बजरंग बली उनको वंदन करते हैं। परंपरा पिछले सालों की आज उन्हीं के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में सरकार कर रही है, उन्हीं के विचार हम आगे बढ़ा रहे हैं। और बाला साहब ठाकरे जी को जो अपेक्षित था, जो उनको चाहिए था, वही हम करने का काम कर रहे हैं। और इसलिए राज्य में 2 साल में जो बंद किए हुए थे प्रोजेक्ट, महाविकास आघाड़ी ने हमने उसको शुरू कर दिए। नए प्रकल्प शुरू कर दिए, अटल सेतु, समृद्धि हाईवे, कोस्टल हाईवे, मेट्रो, ये सब बन गए। अंकल भाई हाथ मत उठाइए। नए काम शुरू किए, नई योजनाएं हमारे रानी बहन है, भाई है, किसान है, सीनियर सिटीजन है, वर्कर है, सबके लिए हमने योजना शुरू की है। अभी ये बाला साहब ठाकरे चाहते थे वो हम कर रहे हैं, चाहेंगे जैसे चाहते थे उसी प्रकार ये सरकार। वहीं उड़ीसा विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाड़ी ने कहा है कि आज यहां विधानसभा हॉल में एक सर्वदलीय बैठक हुई है और निर्णय लिया गया है कि 22 जुलाई से विधानसभा शुरू होगा। सीपीआईएम और कांग्रेस के सदस्यों को छोड़कर सभी पार्टी के सदस्य मौजूद होंगे। Today one all-party meeting held here at Assembly Hall, and it is decided from 22nd July Assembly will commence, and it will start on the deliberation of Honorable Governor of Odisha, and then it will continue up to 13th September 2024. And all party members were present except the member from CPIM and the member from Congress, leader of party of Congress, and all have discussed well, and we have decided to continue the assembly. And I requested all party members that all participation of all members should be, and the discussion in the assembly should be in a healthy way, and every leader should take care of that, and it is decided. वहीं उड़ीसा कैबिनेट में मंत्री मुकेश महालिंग ने कहा है कि कल से नई सरकार की विधानसभा शुरू होने वाली है, जिससे पहले हमारी एक बैठक हुई है। हमारा उद्देश्य है कि सरकार सभी के सहयोग से चले, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने आज विपक्ष के नेता को विधानसभा में आने का निमंत्रण दिया है। यही विधानसभा की खूबसूरती है कि हमारे मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने विपक्ष के नेता से उनके घर पर जाकर बात की और उन्हें न्योता दिया है। कल से 22 तारीख से नया सरकार का नया बजट अधिवेशन और नया सरकार का विधानसभा कल से शुरू होने वाला है। इससे पहले एक दिन पहले आज हमारे ऑल पार्टी मीटिंग अभी हुआ था। उसमें ऑनरेबल स्पीकर मैम का प्रेसिडेंट अध्यक्षता में ये मीटिंग हुआ। इसमें ऑनरेबल सीएम मोहन चरण मांझी जी भी उपस्थित थे, डिप्टी सीएम थे, हमारे लॉ मिनिस्टर थे और वरिष्ठ नेता जयनारायण मिश्रा जी थे, और मैं भी था पार्लियामेंट्री हिसाब के हिसाब से। तो हमारा मकसद ये है कि सरकार सबका सहयोग से चले, और सबसे बड़ा बात यह है कि आज सुबह हमारे ऑनरेबल सीएम एंड डिप्टी सीएम
दे रश टू द लीडर ऑफ ऑपोजिशन हाउस और उनको इनवाइट किए हैं कि आप रेगुलर विधानसभा में आइए और अपना जो सजेशन है ये सरकार चलाने के लिए उनको दीजिए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी कि हमारे चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के घर पे गए और उनको बुलाने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की और बात भी की और आने का न्योता भी दिया। और दूसरा बात यह है कि हम लोग मैंने एज द पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के कैपेसिटी से मैंने पर्सनली जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट मान्यवर शरद पटनायक जी से ओवर फोन भी बात किया और उनको ये बात उनको मैसेज दिया कि आपका अगर कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता अगर चुने गए हैं तो उनको भी आप ये मीटिंग में भेजिए। बट वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ तो वो एब्सेंट थे, तो बोले हैं हमको आश्वस्त किए हैं कि हम भी आपका सरकार चलाने को, नया सरकार चलाने को आपका हेल्प करेंगे। तो जब वो कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के विधायक बन जाएंगे तब वो हमारे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से लेके दूसरे कमेटी में आएंगे। तो वी आर होपफुल दैट दिस न्यू गवर्नमेंट विल रन स्मूथ। वहीं उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा है कि बीजू पटनायक खेल पुरस्कार जारी रहेगा। मुझे मीडिया से खेल पुरस्कार से बीजू पटनायक का नाम हटाए जाने की जानकारी मिली थी। पुरस्कार से बीजू बाबू का नाम हटाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। देश और राज्य के लिए बीजू बाबू का योगदान को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। गणमाध्यम विजु पट्टनायक क्रीड़ा पुरस्कार नाम परिवर्तन ये गणमाध्यम मु जानिया पाइली। जो विजु बाबू को ना रे जो क्रीड़ा पुरस्कार देवार दीर्घ दिन ये रही आसी अछि एवं नाम परिवर्तन कथा जहाँ मु आज गणमाध्यम पाइली ताहा कौन सी प्रकार विधिवत भाव में निष्पत्ति ग्रहण करा जाई नहीं एवं मो पाखरे भी से प्रकार कौन सी सूचना नथिला। मो सरकार ओडिशार बरपुत्र मानकु यथोचित सम्मान दिए। विजु बाबू निजर दीर्घ दशंधीर राजनैतिक और सामाजिक जीवन में करिथिबा अवदान ओडिशा पाई तथा भारत वर्ष पाई स्मरण होकरी रहिबो। विजु पट्टनायक क्रीड़ा पुरस्कार पूर्वपरी चालू रहिबो, सेतिरे कौन सी प्रकार परिवर्तन होबार योजना नहीं। जेमिति आगु चलीला सेमती चलिबो, तेणु यार कौन सी प्रकार परिवर्तन होबार नहीं। धन्यवाद। वहीं उत्तर प्रदेश में कावड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थ की दुकान पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, ये भाजपा नफरत फैलाने वाले लोग हैं, इससे क्या कामयाब होना होगा। आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा कि इससे ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उन लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है जो सत्ता में अभी अभी हारे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा को शून्य कर देगी। जहाँ तक यूपी का सवाल है, ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं, समाज में नकारात्मक चीजों को फैलाने वाले लोग हैं। इससे ये कामयाब नहीं होंगे। ये लोग कोई नया नहीं कर रहे हैं और फिर क्या उम्मीद करोगे इन लोगों से जो सत्ता में अभी अभी हारे हैं, अभी कम हारे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इनको शून्य कर देगी, शून्य। वहीं आगामी बजट पर कर्नाटका स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि हमारी इच्छा है कि केंद्र सरकार को यह एहसास हो कि कर्नाटका भारतीय सरकार के योगदानकर्ताओं में से एक है। अगर वे भेदभाव पूर्ण प्रकार का बजट बनाते हैं जैसे कि वे पहले करते थे, इसका असर केवल उन्हीं पर पड़ेगा। उम्मीद है कि इस बार वे निरपेक्ष होकर और केवल भाजपा शासित राज्यों के बारे में नहीं सोचेंगे। ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि देखते हैं कि वे क्या करते हैं, फिर हम प्रतिक्रिया देंगे।
expecting from this budget, sir? See, we thought they will change at least the attitude. Looks like they are going about in the same manner. But anyway, our wish is that hopefully that the union government realizes that Karnataka is one of the biggest contributors to central government. We are the number 2 contributions in GST, number 2 in India in terms of FDI. So if they do discriminatory kind of budgets like how they've been doing earlier, it's going to affect them only. And also, hopefully, that this time they should be fair and not try to promote only BJP ruled states, and see that equitable distribution of funds takes place in a free and in a fair manner. That is what we are hoping. वहीं सर्वदलीय बैठक पर जेडीयू नेता संजय कुमार झा ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। शुरुआत से हमारी पार्टी की मांग रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस मांग को लेकर बड़ी बड़ी रैलियां भी की गई है। आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा है कि अगर सरकार को लगता है कि ऐसे करने से कोई समस्या है तो बिहार के लिए विशेष फेस की मांग रखी है। हमने बिहार में बाढ़ की समस्या को भी रखा है। इसका कारण नेपाल पानी है जिस पर भारत सरकार की बात कर सकती है। यही 2 मुख्य मुद्दे हमने उठाए हैं। हम लोगों ने खास करके विशेष राज्य का दर्जा मिले बिहार को, ये डिमांड हमारी पार्टी की शुरू से रही है और हमारे मुख्यमंत्री इसको लेकर के नीतीश कुमार जी गांधी मैदान से लेकर रामलीला मैदान तक बड़ा रैली की है पहले। ये हम लोग का डिमांड है, लेकिन अगर टेक्निकली सरकार को लगता है कि इसको देने में कोई समस्या है तो बिहार को विशेष पैकेज मिले, ये हम लोगों ने डिमांड रखा है। दूसरी बात, हम लोगों ने बिहार में फ्लड को लेकर के रखा कि उत्तर बिहार हर एक साल फ्लड में डूबता है। हजारों करोड़ सरकार का जो डेवलपमेंट में खर्चा हो सकता था वो फ्लड में चला जाता है। और इसमें सबसे बड़ा वजह है जो इंटरनेशनल बॉर्डर से जो पानी आता है नेपाल साइड से, अब उनसे तो भारत सरकार ही बात करके इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। और जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता है तो बिहार के टेरिटरी में क्या काम हो सकता है वो सरकार को इनिशिएट करना चाहिए। भारत सरकार ने अपना टीम भी भेजा है, उसने रिपोर्ट भी दिया है। इस बार के बजट में हम लोग की अपेक्षा है कि उसको जरूर संज्ञान में भारत सरकार लेगी। तो यही मेनली 2 मुद्दा हम लोगों ने रखा है। वहीं उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थ की दुकान पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर AIMIM अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमने इस मुद्दे को उठाया है और कहा है कि यदि कोई सरकार संविधान के खिलाफ कोई निर्देश पास करती है तो उस पर केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। इससे छुआछूत को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने किस बुनियाद के अनुसार यह निर्णय दिया है, खुले तौर पर भेदभाव किया जा रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। हाँ, हमने भी उठाया है। हमने कहा कि कोई सरकार संविधान के खिलाफ ऑर्डर पास करती है तो भारत सरकार को उसका नोट लेना चाहिए, उनके पास इख्तियार है। ये इस तरह से जो ऑर्डर निकालकर आर्टिकल 17 का वायलेशन है संविधान का, अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, राइट टू लाइफ के खिलाफ है, आप लाइवलीहुड के खिलाफ है, आर्टिकल 19 के खिलाफ है। और ये आप होते कौन है भाई? आप किस बुनियाद पर ऑर्डर निकाल रहे हैं? और आपके ऑर्डर निकालने से मुजफ्फरनगर इतने ढाबे और मुस्लिम एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया है। जो मुसलमान के ढाबे थे वहां कोई जा नहीं रहा है खाना खाने के लिए। आप ये कहाँ रुकेगा? कल कोई मुसलमान बोलेगा रमजान में 30 दिन रोजे रखता हूँ, 15 घंटे में पानी नहीं पीता हूँ, पानी मत पिलाइए किसी को। ऐसा कर सकते क्या आप? और किस बुनियाद पर आपकी AFC को मैकडॉनल्ड से इतनी मोहब्बत कैसा होगी आपको? उनको कहा जा रहा है क्या? तो ये सिर्फ नफरत की निशानी है मुसलमानों के खिलाफ, खुली डिस्क्रिमिनेशन किए जा रही है। अपार्थाइड है, ये तो क्लियर कट अपार्थाइड है। और हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं या फिर हिटलर की भारत की बात कर रहे हैं? सरकार ने कोई आश्वासन दिया? वहीं बजट पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि उनके दिल में जो आता है वे करते हैं। जब बजट आता है तभी आपको पता चलता है कि किस राज्य को क्या मिला है। दूसरे से पूछने, विचार विमर्श करने की प्रथा भाजपा में नहीं है। Which is coming right now, sir. Let us see, because they will present on 23rd. Then we will know that what budget they are going to put, because many a times they promise one thing, but they don't do anything. So unless I get the full picture of the budget on 23rd,
then only I can comment on the budget. पहले सर आपका ये होता था कि हर पार्टियों के आप अभिप्राय पूछते थे, उनसे बात करते थे बजट से पहले। आपको लगता है कहीं गवर्नमेंट अपना ही कंसिडरेशन कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता था बजट के लिए। सिर्फ कांग्रेस गवर्नमेंट में ऐसा होता था, लेकिन ये गवर्नमेंट में वो कोई पूछताछ नहीं है। वो उनको जो भी दिल में आता है वो करते हैं, और फिर बाद में जब बजट पेश होता है तभी आपको मालूम होता है कि किस स्टेट को क्या मिला, किसको क्या मिला, किस लोगों को उन्होंने सरकार ने क्या दिया, उस वक्त ही मालूम होता है। इसमें कोई पूछताछ, एक दूसरे का विचार करना, ऐसी प्रथा बीजेपी ने तो नहीं डाली। कांग्रेस ने लगातार सर बहुत सारे इश्यू को, स्पेशली टैक्स इश्यू हो और बॉर्डर इश्यू को लेकर बहुत सारे इश्यूज को रेज की थी। आपको लगता है सर कहीं इस बार गवर्नमेंट को कंसीडर करेगी सर? नहीं, अब देखेंगे, फिर एक बार उठाते हैं। देखो, ये चीजें ऐसे होते हैं कि बार बार हम उठाना और लोगों के जो भी ग्रीवेंसेस है उसको सरकार के सामने रखना, और ये हमारा फर्ज होता है, और इसलिए हम हमेशा कोशिश करते रहेंगे। अब सरकार अब इस बार क्या करेगी, कैसा करेगी, हम देखेंगे। अब वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि सोमनाथ भारती की हार हुई है, न केवल लोकसभा चुनाव में बल्कि मालवीय नगर विधानसभा में भी, जहां वे मौजूदा विधायक हैं। स्वाभाविक बात है कि उन्हें अपनी हार पचाने में मुश्किल हो रही है। विधायक सोमनाथ भारती असत्य और आप के झूठ के सामने मैं डटी रहूंगी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। इन लोकसभा चुनावों में माननीय विधायक सोमनाथ भारती जी की हार हुई है, न केवल लोकसभा में बल्कि मालवीय नगर विधानसभा में भी, जहां से वो एक सिटिंग एमएलए हैं और इतने समय से एमएलए रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनको अपनी हार पचाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। कहीं ना उनके पॉलिटिकल सर्वाइवल का एक प्रश्न उठता है। आगामी विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी उनको टिकट देगी या नहीं, ये चुनाव में ये प्रश्न उठता है। इसलिए मुझे लगता है अपनी हार को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने ये इलेक्शन पिटीशन मेरे खिलाफ दायर करी है। चुनाव प्रचार में भी उन्होंने बहुत से असत्य बोले थे। एक असत्य का पुलंदा इस इलेक्शन पिटीशन में उन्होंने हाईकोर्ट के समक्ष पेश करा है। पर इतना जरूर कहूंगी कि माननीय विधायक सोमनाथ भारती जी के असत्य के सामने या आम आदमी पार्टी के किसी भी झूठ के सामने मैं डटी रहूंगी। मैं उनसे डरने या दबने वाली नहीं हूं। जी, क्या कहेंगे? तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।